किताब हमारी ज़िंदगी के साथ क्या करती है, किताब का इंसानी ज़िंदगी में किताब की क्या भूमिका है, किताब हमें बनाती है या हम किताब को बनाते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर किताबों के बनने के वक्त से इंसान ने विचार करना शुरू कर दिया। तो अगर देखें इंसानी समाज को और इंसानी समाज के इतिहास को और इंसान की परिभाषा करने की कोशिश करें। हमें बचपन में इंसान के बारे में यह बतलाया जाता था, मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न इस प्रकार है। मैं नहीं जानता कि अब स्कूल में कैसे मनुष्य की परिभाषा की जाती है, लेकिन मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न इस प्रकार है कि वह सोच सकता है, यह कहा जाता था, विचार कर सकता है। बाद में धीरे धीरे जब समझना शुरू किया तो समझ में आया कि मनुष्य की परिभाषा कई तरह से की जा सकती है। मार्क्सवाद से जब परिचय होने लगा तो एक परिभाषा मनुष्य की यह भी समझी कि मनुष्य वह है जो औजार बना सकता है, और मनुष्य वह है, और यह मार्क्स को पढ़ते हुए समझा कि वह जो करता है, जो काम करता है, क्योंकि काम तो सारे ही प्राणी करते हैं। चींटियाँ भी काम करती हैं, मधुमक्खियाँ भी काम करती हैं, बैल, गाय, शेर, गीदड़, सब के सब कुछ न कुछ काम करते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य वह है जो निर्माण करता है, क्योंकि निर्माण चींटियाँ भी करती हैं, और चींटियों के बारे में तो जो साहित्य है वह यह बतलाता है कि उनकी तरह का निर्माण और बहुत कम उतने अनुशासन के साथ कर पाते हैं। तो मनुष्य भी निर्माण करता है, बाकी प्राणी भी निर्माण करते हैं। मनुष्य खुद को पुनरुत्पादित करता है। हमारी संततियां होंगी, दूसरे प्राणियों की भी संततियां होती हैं। तो इसलिए परिभाषा मनुष्य की कैसे की जाए, मार्क्स को पढ़ते हुए समझ में आया कि दूसरे प्राणी काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, और मनुष्य भी जो करता है, उन दोनों में तो समानता है, लेकिन एक जगह जाकर मनुष्य थोड़ा अलग हो जाता है। वह यह कि वह जो कुछ करता है उसके बारे में विचार भी करता है। जो भी कार्य मनुष्य करता है या करती है, अगर उसको कह लें, तो उसके बारे में वो विचार भी करती है। व्यक्ति या मनुष्य उसने जो किया, यानी किए हुए की समीक्षा करना ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। उसने जो किया उस पर विचार करना, और इसलिए मनुष्य में एक दूसरा गुण आ जाता है। वह दूसरा गुण यह है कि मनुष्य को हमेशा एक बात का एहसास रहता है, और वह यह कि वह कभी भी पूरा नहीं है, उसको अपने अधूरेपन का एहसास रहता है। हम एक जगह पर हैं, यहाँ हैं, हम दिल्ली में थे, अपने परिवेश में थे, लेकिन वहाँ से फिर हम रोहतक की यात्रा करते हैं। यहाँ भी कुछ लोगों से मिलते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर नरवाल को जाना और मुझे अफसोस हुआ। वो अफसोस किस बात का था? वो अफसोस इस बात का था कि कोई चीज़ थी जो मुझे पूरा कर सकती थी और उससे मैं वंचित रहा। तो मनुष्य की दूसरी खासियत यह है, जिससे उसको परिभाषित किया जाता है, कि वह जो करता है उसकी समीक्षा कर सकता है, यानी, और इसकी वजह से उसको ये पता है कि संभावना और भी है। तो समीक्षा करते हुए ही उसे अपने अधूरेपन का एहसास होता है, यानी वह कभी भी पूरा नहीं है। उसकी जो जद्दोजहद है वह अपने अधूरेपन को ख़त्म करने की जद्दोजहद है। हम सारे लोग अपने अधूरेपन को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उस क्रम में हम जो कुछ भी करते हैं उसके बाद भी हमें यह पता होता है कि यह अधूरापन कभी ख़त्म नहीं होगा।
इसलिए मार्क्स का एक दूसरा वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है और उसको कई प्रकरणों में याद किया जा सकता है, जो अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह है। उन्होंने जिसने भी तर्जुमा किया मार्क्स का इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट का और उसके इस वाक्य का, उसने लिखा, मैन इज अ सफरिंग एनिमल। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सफरिंग है, जिसे लगातार दुख होगा। और यह सफरिंग क्यों है? यह सफरिंग शायद इसलिए है कि यह जो संघर्ष है उसका अपने अधूरेपन को ख़त्म करने का, उसको आखिरकार यह मालूम होता है कि यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह एक हमेशा चलने वाला एक मुसलसल जंग है, एक मुसलसल जद्दोजहद है, जिसमें मैं अपने अधूरेपन को ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर भी मुझे मालूम होता है कि मैं अधूरा ही रहूँगा। इसमें खुशी भी है, इसमें वेदना भी है। कुछ लोग इसके चलते हिंसक हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसके चलते करुणा भी आ सकती है। ये सब कुछ इस पर निर्भर है कि हम अपने अधूरेपन को देखते कैसे हैं। कई लोग इस अधूरेपन को देखने के चलते यह कहते हैं कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, इससे अधूरापन दूर हो सकता है। लेकिन कोई जब आपसे रिश्ता बनाने की बात करे और कोई जब आपको अपने आप में मिला लेने की बात करे, दोनों में फ़र्क होता है। जब वो आपको खुद में मिला लेने की बात करे, इसका मतलब वो आपका वजूद ख़त्म कर देना चाहता है, और रिश्ता बनाने का मतलब है आपका वजूद बना रहेगा और मेरा वजूद भी बना रहेगा। इस क्रम में ही जिसे हम अधूरेपन से संघर्ष, अधूरेपन को समझने की कोशिश कह सकते हैं, इसके क्रम में ही मनुष्य की एक दूसरी परिभाषा की जा सकती है, मनुष्य के समाज की। और इंसानी समाज को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा वह है जो किताबें पढ़ता है और एक हिस्सा वह है जो किताबें नहीं पढ़ता। तो मनुष्य की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि मनुष्य दरअसल किताबें पढ़ने वाला प्राणी है। दूसरे और किसी प्राणी को न तो इसकी खुशी मैसर है और न उसको इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोनों ही चीज़ें किताब के साथ 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 जुड़ी हुई हैं। किताब पढ़ना खुशी भी देता है, लेकिन किताब पढ़ना एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना भी है। तो इंसान जो किताबें पढ़ने वाला प्राणी है, उसके साथ दूसरी बात भी है कि इंसान ही शायद एकमात्र प्राणी है, और शायद शब्द को हटा दें, जो किताबें बनाता भी है या किताबें लिखता भी है या लिखती भी है। तो किताबें लिखना और किताबें पढ़ना ये इंसानी फितरत है। और कोई भी समाज ये नहीं कह सकता, इंसानी तारीख़ को अगर देख लें तो कोई भी इंसानी समाज खुद को इंसानी समाज नहीं कहेगा बिना ये बतलाए कि वो किताबें पढ़ता या लिखता है। तो इसलिए हर कोई यह दावा ज़रूर करता है कि वह पढ़ता है या वह लिखता है। यह बात अलग है कि हर किताब का मोल एक नहीं है, बल्कि थोड़ी देर के बाद हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हर किताब भी क्यों किताब नहीं है, क्यों हम हर किताब को किताब नहीं कह सकते। क्यों किताब का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक जिल्द में बंधी हुई और कुछ पृष्ठों की वो पृष्ठ 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं और 7000 भी हो सकते हैं, उनको हम किताब कहेंगे। और जब हम किताब कहते हैं तो दरअसल हमारी मुराद क्या होती है, जब किताब शब्द इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंसान की जो पहली शर्त है इंसान होने की, यानी अपने अधूरेपन से लड़ना और इसीलिए अपनी नई दुनिया बनाना। इंसान जिस दुनिया में पैदा हुआ, जिसमें वह
जिसमें उसने जीना सीखा, उसमें एक दूसरे दायित्व का निर्वाह उसने किया बिना जाने। यानी जिस दुनिया में वो पैदा हुआ उसके बरक्स उसने एक दूसरी दुनिया बनाना शुरू कर दिया। तो उसके चारों तरफ एक दुनिया थी, पेड़ पौधे, चट्टान, नदियाँ, पहाड़, ये सब कुछ उसको हासिल थे, फल। लेकिन उसके बाद इंसान ने औजार बनाना शुरू किया, इंसान ने खुद घर बनाने शुरू किए, इंसान ने खेती करना शुरू की। यानी जो कुदरत थी, जिस कुदरत का वह खुद हिस्सा है, और इस तरह इंसान खुद एक कुदरती प्राणी है, उसने उस कुदरत के बरक्स या उस कुदरत के भीतर एक दूसरी कुदरत बनाना शुरू की, जो इंसान की बनाई हुई कुदरत है। इसमें एक खतरा अहंकार का भी है कि कुदरत है और मैं भी एक कुदरत बना सकता हूँ, लेकिन ये बिना विनम्रता के नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंसान को यह पता है कि जिस कुदरत का वह हिस्सा है उस कुदरत को वह फिर से नहीं बना सकता। और यह एहसास हम लोगों को काफ़ी देर से हुआ, क्योंकि एक समय तक हम इस कुदरत से लड़ते रहे। और मुझे याद है कि जब मार्क्सवाद की आरंभिक पढ़ाई हम कर रहे थे, तो उसमें हमें यह कहा गया कि जब वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आखिरी संघर्ष हमारा प्रकृति से होगा। तो यह अहंकार तो रहा। मैं अपने आरंभिक दिनों की बात कर रहा हूँ, तरुणावस्था की, जब हमें ऐसा लगता था कि हम प्रकृति को नियंत्रित करेंगे, उसे अपने अनुसार चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे, और ये 20वीं शताब्दी में हुआ, जब हमने ये समझा कि यह अहंकार है और हमारा एक दायित्व इस कुदरत के प्रति है। यह बात किताब से जुड़ती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इंसान वह है जो किताबें बनाता है, और जब हम किताबों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ साहित्य की बात करते हैं। साहित्य यानी कहानी, कविता, उपन्यास, हम इसकी बात करते हैं, और उनके संदर्भ में हम पढ़ने की बात करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए कोई बिल्कुल ही नई बात नहीं है कि पढ़ने का मतलब अपने दायरे से बाहर जाना है, जिसको मैं कह रहा था, अपने अधूरेपन से निकलना। पढ़ने का मतलब अपने दायरे से बाहर जाना है। इंसान के बारे में कहा जाता है, जब किताबों के बनने का इतिहास हम पढ़ते हैं और आज की छपी हुई किताबों से पीछे जाते हुए हम ताड़पत्रों तक जाते हैं, हम पैपिरस तक जाते हैं, और हम यह देखते हैं कि इंसान ने कितनी मशक्क़त की होगी वो पहला पृष्ठ बनाने में, जिसमें वह कुछ अंकित करेगा और जिसे माना जाएगा कि वह सुरक्षित रहे। यानी किताब में एक दूसरा एहसास यह है कि मैं एक चीज़ है जिसे सुरक्षित रखना चाहता हूँ आगे की पीढ़ियों के लिए। और इसमें इंसान की एक दूसरी खासियत, उसे परिभाषित करने के संदर्भ में वह हमारे सामने आती है कि इंसान ही संभवतः एक ऐसा प्राणी है जिसे अधूरेपन का ज्ञान है, जिसे अपनी मर्त्यता का एहसास है, यानी जिसको पता है कि उसकी मृत्यु होगी, और उसके बाद उसको पता है कि उसके बाद भी इंसानी ज़िंदगी चलती रहेगी। इससे बहुत तकलीफ भी हो सकती है कि मैं उसमें नहीं रहूँगा, और इसलिए इंसान एक अजीब-व-गरीब किस्म के उलझन में फंस जाता है कि उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति है। वह जो ज़िंदगी उसके बाद रहेगी, उसके प्रति भी, जिस ज़िंदगी में वो है और उलझा हुआ है सिर्फ उस लम्हे के प्रति, और ख़ुद वह अपनी ज़िंदगी को किस तरह देखता है, वो कितने बरसों की होगी, क्या उन 60-70 बरसों की जिनमें वह है, या वे सारे साल जिनमें वो नहीं रहेगा और उसके बाद भी वो रहेंगे और इंसान उसमें रहेगा। किताबें लिखे जाने या
किताबें जिन चीज़ों को रखती हैं उनके लिखे जाने का समय के इस एहसास से बहुत जुड़ाव है, क्योंकि एक कवि ने आखिरकार कहा कि एक वक्त आएगा जब लोग मुझे सुनेंगे। इस वक्त में जो मेरा वक्त है, भले ही मुझे ना सुना जाए, लेकिन एक वक्त आएगा जब मुझे सुना जाएगा। तो फिर उस कवि का या उस शायर का वक्त कौन सा है? जिस वक्त में वह था वह है, या जिस वक्त उसे सुना जाएगा वह वक्त है? वह जिस समय उसने अपनी किताब लिखी और उसकी किताब कहीं पुस्तकालय में धूल खाती हुई पड़ी रही और 100 साल बाद उसे झाड़ पोंछ कर किसी ने निकाला और अपनी ज़िंदगी के मानी समझना शुरू किए, तो उसका वक्त क्या है? क्या उसका वक्त वह है? और क्या वह निराश हो जाए कि उसे कोई नहीं सुन रहा है, या वो उम्मीद करे कि उसका वक्त रहेगा जब उसकी ये फ़ानी ज़िंदगी, जिसमें वह है पार्थिव जीवन उसका, वह समाप्त हो जाएगा, फिर भी उसकी किताब की ज़िंदगी बनी रहेगी और उस किताब की शक्ल में वह भी ज़िंदा रहेगा। तो क्या इस उम्मीद के साथ, इस इच्छा के साथ वह किताब लिखता है? यह कहना बहुत मुश्किल है। और कोई भी व्यक्ति जो दरअसल इस इच्छा के साथ किताब लिखता है, उसका मर जाना निश्चित है। संस्कृत की जो कहावत है कि जो दरअसल, और थोड़ी जेंडर्ड कहावत है कि कीर्ति यानी शोहरत, कीर्ति एक ऐसी कन्या है जो उसके पीछे जितना ही भागता है वह उससे उतना ही भागती है, और जो उससे उतना दूर रहता है वह उसके उतना ही करीब आती है। मैंने कहा कि यह जेंडर्ड है, लेकिन इसकी बात सही है कि अगर आप ये तमन्ना करते हैं कि मैं अपने बाद भी ज़िंदा रहूँगा, तो शायद आप उसी वक्त मर जाएंगे। लेकिन अगर अपने लम्हे में पूरी शिद्दत के साथ जीने की कोशिश करते हैं, उस लम्हे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बाद में आपके और भी लंबी हो। या हमने उन सारे लोगों के सिलसिले में देखा है, वो चाहे कार्ल मार्क्स हों या महात्मा गांधी हों या भगत सिंह हों या कोई भी, वो भविष्य में जीने के प्रयास नहीं कर रहा था। उसकी कोई महत्वाकांक्षा भविष्य में जीने की नहीं थी। अपने क्षण के प्रति, उस लम्हे के प्रति जो उसका दायित्व था, उसका निर्वाह करना ही, ईमानदारी से उसका निर्वाह करने का उसने प्रयास किया, और इसलिए उसका उत्तर जीवन, उसके बाद का जीवन अधिक लंबा, अधिक दीर्घ, अधिक स्थायी हो सका। यह बात किताब के बारे में भी है, क्योंकि जब आप कोई किताब ये सोच के लिखते हैं कि वह स्थायी रहेगी, स्थायी महत्व की होगी, और इसलिए मैं उसे इस तरह लिखूं कि वह शाश्वत हो, तो उस किताब का जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप उसे अपने वक्त में लिखेंगे, जिस वक्त में आप हैं, तो यह मुमकिन है कि वह बाद में भी जिंदा रह जाए। इसकी संभावना है। लेकिन हम इस बात पर लौट आएं कि अगर समाज को दो हिस्सों में बांटा जाए, एक जो किताबें पढ़ने वाला समाज है और एक जो किताबें नहीं पढ़ने वाला समाज है, तो दोनों में क्या फ़र्क आएगा? आखिर किताबें क्यों लिखी जाती हैं? उस इतिहास में मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा। लोगों ने पढ़ने के इतिहास पर काफ़ी कुछ लिखा है, हिस्ट्री ऑफ रीडिंग, पढ़ने के इतिहास पर और लिखने के इतिहास पर भी काफ़ी कुछ लिखा है। एक फितरत इंसान की शुरू से रही है कि वह जो करता है, चूंकि उस पर सोचता है, इसलिए उसको तुरंत वह दर्ज भी कर दे, तो वो उसको दर्ज करे, यह उसकी इच्छा होती है। और जब किताबें नहीं थीं और कागज़ नहीं था और ताड़पत्र नहीं थे, तब भी दर्ज करने की यह तमन्ना थी। ये तो हम भीमबेटका की गुफाओं और दूसरे इस तरह के भित्ति चित्रों से जानते हैं कि इंसान जो कुछ भी करता था उसको दर्ज करना उसकी एक फितरत थी।
और वो हमारी सबसे शुरुआती दस्तावेज़ हैं, या सबसे शुरुआती कहानियाँ हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि सबसे शुरुआती विज्ञान है। वे जो गुफाओं पर दर्ज हैं, वो चिन्ह जिनको बाद में हमने पढ़ा, वो चित्र जिनको हमने बाद में समझा, और जिनकी कहानियों को अब हमने उन लिपियों में डाला जिनको हम पढ़ते हैं, वो चाहे देवनागरी हो या रोमन हो या कोई और भी लिपि हो, और अपनी भाषा में डाला। लेकिन वो हमारे पूर्वजों की भाषा थी और पूर्वजों के दस्तावेज हैं, और उससे इंसान की उस बुनियादी फितरत का पता चलता है जिसके मुताबिक वह जो करता है उसको उस पर सोचता भी है और उसको फ़ौरन दर्ज भी कर लेता है। और शायद वह दर्ज करता है, कहानी के बारे में बात करते हुए यह कहा गया है कि जब लोग लौटते होंगे शिकार से या कुछ करके और बैठते होंगे गांव के लोग या कबीले के लोग, तो दिन भर क्या किया यह बतलाया जाता होगा। और इस तरह कहानियाँ बनी, कहानियों की शुरुआत हुई। इसलिए कहा जाता है कि कहानी में जो आरंभिक तत्व है वह है उत्सुकता का, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इसलिए शुरू में आपने ये सुना होगा। अब हालांकि यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं अब्रोल साहब से कह रहा था, दिनेश अब्रोल जी से, कि इस हॉल की औसत आयु शायद 50 वर्ष की है। बाद में मैं कुछ देख रहा हूँ जो श्वेत धवल केशी नहीं हैं, और उनके चलते मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारी उम्र थोड़ी कम हो गई है, औसत उम्र कम होने से। लेकिन उस उम्र के लोग जो अपनी दादियों और नानियों से कहानियाँ सुनते होंगे, और क्यों सिर्फ दादियों और नानियों से ही कहानियाँ सुनते थे इसका भी रहस्य है, लेकिन सुनते होंगे। उसमें कहा जाता है कि पहला तत्व उत्सुकता का है, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। बाद के कहानीकारों ने कहा कि उत्सुकता का ये तत्व बड़ा हल्का तत्व है, कौतूहल का तत्व है ना, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। ये कोई बहुत गहरी बात नहीं है। जैसे मैं आपसे मिलूं और मैं आपका नाम पूछूं, ऐसा जब मैं या आप अक्सर करते होंगे, और इसमें 100 में 90 बार इसकी संभावना है कि अगली बार भी जब आप उसी व्यक्ति से मिलेंगे तो फिर नाम पूछेंगे। तो यह जो आरंभिक कौतूहल है जिसमें आप नाम पूछते हैं या कुछ और चीज़ पूछते हैं, यह उस इंसान में दिलचस्पी की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन यह दिलचस्पी का पूरा परिचय नहीं देती है। क्योंकि अगर आप नाम पूछकर आगे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब आपकी बहुत गहरी दिलचस्पी उसमें नहीं है। लेकिन किताब इस आरंभिक कौतूहल से आगे बढ़ती है, और किताब का बनना शुरू होता है जब जिंदगी के किसी नुक्ते में मेरी दिलचस्पी इस आरंभिक कौतूहल से आगे की होती है। मैं उसमें कुछ ज़्यादा गहरी दिलचस्पी लेता हूँ। अभी किसी वैज्ञानिक के बारे में हमारे रास्ते में बात हो रही थी जो हरियाणा के ही हैं, और उन्होंने बतलाया कि कीटों में उनकी दिलचस्पी है। तो एक कीट का जीवन क्या होता है, हमारे लिए हमारे और आपके लिए कीट है, लेकिन जो कीट विशेषज्ञ है उसके लिए कीट एक पूरी ज़िंदगी है, उसका पूरा एक ब्रह्मांड है, और वो उसको उसमें समझने का प्रयास करता है, और इसलिए वह उस पर किताब लिख सकता है। हमारे लिए जो सिर्फ आँख के आगे से निकल जाने वाली चीज़ है, उस कीट विशेषज्ञ के लिए उसमें एक पूरा जीवन या पूरा ब्रह्मांड है। और इसलिए कोई पूरी ज़िंदगी एक मच्छर पे काम करते हुए गुजार सकता है, किसी एक विशेष कीट पर काम करते हुए गुजार सकता है, या कुछ बीजों पर काम करते हुए गुजार सकता है। तो हमारे आपके लिए हो सकता है बीज हों, लेकिन जो बीजों में दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, डॉक्टर नरवाल जैसे लोग, उनके लिए हर बीज का अपना एक जीवन होगा, उसका पूरा एक जीवन चक्र होगा जिसमें वे रुचि लेंगे, और तब वे किताब लिख सकेंगे। जिसका मतलब यह है कि किताब उस सतही आरंभिक कौतूहल से आगे बढ़कर
किसी और की ज़िंदगी में प्रवेश करने और उसमें वास्तविक, असली दिलचस्पी लेने और उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश है। उसके बिना किताब नहीं लिखी जा सकती। आप एक सफ़ा तो लिख सकते हैं, 2 सफ़े लिख सकते हैं, कुछ लफ्ज़ लिख सकते हैं, लेकिन पूरी किताब नहीं लिख सकते। पूरी किताब लिखने के लिए आपको उसमें गर्क होना होगा, उसकी ज़िंदगी में एक रिश्ता बनाना होगा जो पूरी ज़िंदगी का रिश्ता है। और खुद वह विषय, जिस विषय को आप अपनी किताब का विषय बनाते हैं, वह एक तरह से आपको भी साथ साथ बदलता रहेगा। उसके साथ आपके जीवन का भाग्य भी जुड़ जा सकता है। अगर यह रिश्ता नहीं बनता है तो किताब नहीं लिखी जा सकती। लोग कहते हैं कि शेक्सपियर ने इतने पात्रों को सृजित किया, वह ज़रूर किया, लेकिन उन पात्रों ने भी शेक्सपियर को कई बार सृजित किया होगा, या प्रेमचंद को, या सुभद्रा कुमारी चौहान को, या किसी और लेखक को, सादत हसन मंटो को। तो यह जो असली दिलचस्पी किसी और ज़िंदगी में लेने का मसला है, अगर वह नहीं है तो किताब का लिखा जाना मुमकिन नहीं है। और किताब इस दिलचस्पी की वजह से लिखी जाती है, और इससे इंसान के एक दूसरे गुण का पता चलता है, वह यह कि, और वह उसकी बुनियादी उस मुश्किल से पैदा होता है जिसमें उसको अपने अधूरेपन का पता है। वह यह कि खुद में वह मुकम्मल नहीं है, उसे कोई और चाहिए, कोई दूसरा चाहिए खुद को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन उस दूसरे का अस्तित्व, उस दूसरे का वजूद पूरी तरह से बना होना चाहिए, और उस दूसरे से उसका एक रिश्ता होना चाहिए, और यह रिश्ता एक तनाव भरा रिश्ता होगा। जो आप में से जो लोग इंजीनियरिंग के जानकार हैं, उनको पता है कि यह पूरा मकान टिक नहीं सकता है अगर इसमें तनाव ना हो। यानी जो इंजीनियर्स हैं वो आखिरकार टेंशन पैदा करते हैं। अगर इसमें से टेंशन या तनाव ख़त्म कर दिया जाए तो ये पूरी छत ही गिर जाएगी, ये पूरा भवन गिर जाएगा। तो उस तनाव को कैसे बना कर रखा जाए, या भवन निर्माण करने में, किसी भी इमारत को बनाने में एक बुनियादी शर्त होती है, और यही चीज़ किताब लिखने वाला करता है कि वह उस तनाव को बना कर रखता है। न तो पाठक ख़त्म होता है, न पात्र ख़त्म होते हैं। इसलिए पात्रों को समझना एक चुनौती है किसी भी पाठक के लिए। अगर ऐसा लेखक हो जिसका पात्र बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाए तो वह अच्छा लेखक नहीं है। एक अच्छा लेखक वह है जो एक ऐसे पात्र की या एक ऐसी जीवन स्थिति का सृजन करता है जिस जीवन स्थिति को समझने में और जिस पात्र को समझने में हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। तब तो हमें कोई एक नया तजुर्बा हासिल होता है, वरना वह लेखक आपको आनंद दे सकता है, जैसे बहुत सारे लेखक देते हैं, आपका वक्त उसमें गुजर जा सकता है, लेकिन आपको एक दूसरी ज़िंदगी हासिल नहीं होती। तो ये किताब की एक बुनियादी शर्त है कि वह हमें और आपको एक दूसरी ज़िंदगी में ले जाती है, किसी दूसरे से रिश्ता बनाने में हमारी मदद करती है। और यह बात बहुतों ने पहले लिखी है, ये कोई नई बात नहीं है कि किताबों की भूमिका ही इंसानी जीवन में यह है कि हम जो नहीं कर सकते हैं, किताबें उन सब चीज़ों से परिचय कराने में हमारी सहायता करती है। तो लेकिन यह भी, जैसा मैंने कहा, कि यह एक तरह की सतही बात है। यानी मैंने लंदन नहीं देखा है, लेकिन अगर मैं कोई उपन्यास पढूं और कोई नाटक पढूं तो मैं लंदन को देख सकता हूं, या अमेरिका को देख सकता हूं, या मैं हरियाणा को देख सकता हूं अगर मैं बिहार में हूं और कभी हरियाणा आने का परिचय का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो हरियाणा पर केंद्रित किसी उपन्यास को पढ़कर मैं हरियाणा को जान सकता हूँ, हरियाणा के लोगों के लहजे को जान सकता हूँ, और उनके अंदाज को जान सकता हूँ। लेकिन यह किसी और का, किसी दूसरे के
अस्तित्व का एहसास कराना, इसका मतलब क्या है? वह दूसरा कौन है या अन्य कौन है? यह समस्या शुरू से रही है, आज और गहरी हो गई है, जिसमें यह अन्य या यह जो दूसरा है वो हमारे लिए डर का कारण बनता है, जिसको डर का कारण बनाया जाता है। जिस दूसरे को ये कहा जाता है कि इस दूसरे को ख़त्म किए बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन किताबें आपको बनाती हैं कि अगर ये दूसरे ज़िंदा नहीं रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी निरर्थक है। यह बहुत ही उसका अर्थ बहुत कम हो जाएगा, उसके मानी बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए इन सारे दूसरों को ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है। किताब पढ़ने और किताब लिखने के पीछे एक वजह यह होती है, लेकिन किताबें एक दूसरी चीज़ की तरफ भी इशारा करती हैं। जब मैं किताब कह रहा हूँ तो किताब का एक जो दूसरा मूल उसका पक्ष है, वह पक्ष है अभिव्यक्ति। किताब जो बात कहती है वह यह कि इंसान होने का मतलब दरअसल अपने अंदाज को हासिल करना होता है, अपनी शैली को हासिल करना होता है। और यह बात ज़रा मुश्किल मालूम पड़ती है, लेकिन यही बात है जो इंसान को इंसान बनाती है, यानी उसकी शैली या उसका अंदाज़। यहाँ बैठा हुआ अगर कोई फिल्मकार होगा, और मैं फिल्मकार की बात कर रहा हूँ, तो उसकी रुचि उन भंगिमाओं में होगी जो भंगिमाएं यहाँ बैठे हुए लोगों की हैं। एक ही स्थिति है, एक व्यक्ति बोल रहा है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे हुए सुन रहा है, कोई अपने होठ पर एक उंगली रखे हुए सुन रहा है, और किसी के माथे पर बल पड़ गए हैं और कोई मुस्कुरा रहा है। और ये बहुत अजीब है कि स्थिति एक है, लेकिन इतनी तरह की भंगिमाएं क्यों हैं? और फिर यह भी कि जब सारे लोग इंसान ही हैं तो एक ही तरह के क्यों नहीं हैं? कई बार सत्ताएं यह प्रयास करती हैं कि उनको एक तरह का बना दिया जाए। आपने कर्नाटक का हाल का विवाद सुना होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है, एक रूप आना ज़रूरी है। और मैं अक्सर अपने छात्रों से कहता हूं जो एमए की कक्षा में आते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में आने पर सबसे पहली खुशी किस बात की होती है, और उनमें से कोई ईमानदारी से उत्तर नहीं देता है, और उनको बताना पड़ता है कि सबसे पहली खुशी इस बात की होती है कि आपको यूनिफॉर्म से आज़ादी मिल जाती है, यानी आप अपने अंदाज में जी सकते हैं। कोई लड़का जिसे लंबी चोटी रखने का शौक़ हो, वो स्कूल में शायद ही रख सकता है, लेकिन कॉलेज में रख सकता है, कैंपस में रख सकता है। एक लड़की जो बहुत छोटी स्कर्ट पहनना चाहती है, उस स्कूल में उसकी मिस या मैम कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे, तो इसलिए वो हमेशा स्कर्ट नीचे खींचती रहती हैं और मोजा ऊपर चढ़ाती रहती हैं। लेकिन यह वो यूनिवर्सिटी में कर सकता है। तो ये जो अलग अंदाज हैं या अलग भंगिमा है, अलग शैली है, जिससे इंसान बनता है, लिखने और पढ़ने का इससे बहुत रिश्ता है। लिखने का मतलब है अलग अलग अंदाज़ों को, इंसानों के अलग अलग अंदाज़ों को पकड़ना और उनके आपके सामने रखना, अलग अलग शैलियों को आपके सामने प्रस्तुत करना, यह बतलाना कि दरअसल इंसानी ज़िंदगी का मतलब इतने तरह के अंदाज और इतनी तरह की भंगिमाएं हैं, उन पर रंदा चला देना, उनको पटरा कर देना और उनको एक तरह का कर देना, एक तरह से कत्ल है उनका। और इसमें कार्ल मार्क्स की ही एक दूसरी बात मुझे याद आती है, जो उन्होंने सेंसरशिप के सिलसिले में कही है। सेंसरशिप सिर्फ इसलिए बुरी नहीं होती है कि मुझे वह यह बतलाती है कि तुम्हें क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना है, बल्कि सेंसरशिप मुझे यह भी बतलाती है कि मुझे कैसे लिखना है।
किस तरह से लिखना है। और ये जो किस तरह से लिखना है या किस तरह से नहीं लिखना है, यह मेरे लिए ज़्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि इसका मतलब वह मुझसे मेरा अंदाज छीन लेती है, मेरी शैली छीन लेती है। इसलिए सेंसरशिप से अगर ऐतराज़ है तो इस वजह से है कि वह मुझसे न सिर्फ मेरी बात छीनती है बल्कि मेरा अंदाज भी छीन लेती है। और जब आप किसी से किसी का अंदाज छीन लें तो एक तरह से उसको ख़त्म कर देते हैं। तो किताबें दरअसल इस अंदाज को सामने रखती हैं। जो गालिब ने कहा, गालिब का है अंदाज़ बयां और। सुखनवर तो पहले भी हुए, लेकिन अंदाज़ बयां और है गालिब का। गालिब क्यों गालिब है? उस वजह से नहीं कि गालिब ने यह कहा है, बल्कि गालिब का अंदाज़ बयां और है। तो यह जो अंदाज़ बयां है, बयान करने का अंदाज़, वह असल चीज़ है जो किताब को बनाता है। और किताब लिखने वाला इसीलिए एक एक लफ्ज़ पर बहुत गौर करता है। उसकी जो पूरी जद्दोजहद है या जो उसका पूरा परिश्रम है, उसका संघर्ष है, वह एक सटीक लफ्ज़ खोजने का संघर्ष है। उसका काम चलाऊपन से नहीं चलता। किसी भी तरह से शब्दों को जुटा दो और एक वाक्य बना दो जिससे कुछ अर्थ निकल जाए। वह सिर्फ अर्थ के पीछे नहीं रहता है, वह उस सटीक शब्द के खोज में रहता है। हरा है और हरा एक पेड़ है और वह हरा दिखलाई पड़ता है, लेकिन एक शायर को या एक उपन्यासकार को पता है कि उस हरा में कई हरे हैं, और उसका काम सिर्फ एक हरा शब्द से नहीं चलता। उस जैसे एक चित्रकार कोशिश करता है कि वह कई तरह का हरा अपनी पेंटिंग में ला सके, अपने चित्रकला में ला सके, वैसे एक लेखक भी कोशिश करता है कि वह कई तरह की धूप है तो वह एक ही तरह की धूप नहीं है। धूप कहने से काम नहीं चलता है। उसको पता है कि धूप कहने का मतलब नाकाफ़ी है। क्या धूप कहने से उस तेज़ी का पता चल रहा है जो इस धूप में है? क्या उस चुभन का पता चल रहा है जो इस धूप में है? तो फिर मैं कौन सा विशेषण लगाऊं या कौन सा विशेषण हटा दूं? इसलिए लिखना या किताब जिस दूसरी चीज़ के खिलाफ संघर्ष है वह काम चलाऊपन है। काम चलाऊ तरीके से ज़िंदगी जीना ये इंसानी तरीका नहीं है। हम काम चलाऊ तरीके से हम ज़िंदगी को उसकी सटीकता में, निश्चितता में और सलीके में जीना चाहते हैं। इसलिए जब मैं महावीर नरवाल पर जब कारवान मोहब्बत ने फिल्म बनाई तो मैं उनके उठने बैठने, खीरा काटने और पानी पीने के अंदाज़ को भी देख रहा था, जिसमें एक सलीका था। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक किताब की तरह बनाया था, जिसमें सावधानी है, निश्चितता है, और उसको एक दूसरे ढंग से हम समझ सकते हैं। और कई बार मैं जब किताब देखता हूँ, कोई भी किताब, तो मुझे हमेशा वह रंगमंच की तरह लगती है। तो इस मंच पर तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन यह रंगमंच नहीं है। लेकिन जो हमारी गायन मंडली थी वह और उसके दोस्त अगर दूसरी भूमिका में यहाँ आ जाएं तो वे इसे रंगमंच में बदल सकते हैं। और तब अगर दिनेश अब्रोल को, मैं उनकी खसूसियत नहीं जानता, हो सकता है उनको हो, या अपूर्वानंद को आप उस दृश्य में खड़ा कर दें जो दृश्य उन्होंने पेश किया है, तो ये जो मैं हाथ इस तरह चला रहा हूँ, मुझे पता है मैं नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि रंगमंच पर हाथ का संचालन और रंगमंच पर चलना साधारण ज़िंदगी के चलने से अलग होता है। और इसीलिए जितने आसानी से हमारे हाथ पांव दूसरी जगह चलते हैं, मंच पर चढ़ते ही वो जम जाते हैं। और यही बात लिखने के साथ होती है, किताब लिखने के साथ, कि आप हो सकता है शब्दों की झड़ी लगा दें, लेकिन जब आपको किताब लिखना हो तो फिर आप एक जिम्मेदारी से बन जाते हैं। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है किताब की इस गुण पर विचार करना, जिसको मैंने कहा सटीकता, निश्चितता की खोज, और दरअसल एक संघर्ष, उस शब्द को खोजने का संघर्ष, और उसका हमारी ज़िंदगी से या जनतंत्र से क्या रिश्ता है,
यह मेरी समझ में तब आया जब मैंने जो पहला भारत का सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर मुदलियार ने की थी, और यहाँ बैठे हुए कई लोग उस रिपोर्ट से परिचित होंगे जो प्रोफेसर मुदलियार की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा है भाषा शिक्षण का, और उसमें जिस एक पैराग्राफ पर मेरी निगाह टिक गई वो बहुत दिलचस्प है। प्रोफेसर मुदलियार ने कहा, जनतंत्र के लिए भाषा शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जनतंत्र का पूरा कारोबार भाषा से चलता है, और जनतंत्र में इस बात का खतरा है कि कोई लफ्फाज आकर भाषा के जरिए ही आपके सोचने की ताकत को कुंद कर दे, खत्म कर दे। भाषा शिक्षण का पूरा दायित्व आपके सोचने समझने की इस ताकत को जिंदा रखना है। उन्होंने लिखा कि दरअसल भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भूसे को दाने से अलग करने की ताकत रखना। क्या भूसा है और क्या दाना है? अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं कि भूसे में भी पोषण क्षमता होती है। उन्होंने जो कहा उसके मानी हम समझ रहे हैं। तो लफ्फाजी को समझना और लफ्फाजी से खुद को बचाए रखना। अगर आप लफ्फाजी से खुद को नहीं बचाए रखेंगे तो उस हालत में पहुंच जाएंगे जिसमें हिंदुस्तान अभी है। यह मुदलियार ने आज से तकरीबन 70 साल पहले कहा। फंस सकते हो क्योंकि जमहूरियत का सारा कारोबार जुबान से चलता है, भाषा से चलता है। भाषा सम्मोहित भी करती है। जब वो सम्मोहित करने लगे तो तुरंत उस जादू को तोड़ने की कोशिश करो, वरना तुम सो जाओगे। और यह हुआ 7 साल पहले, 8 साल पहले हिंदुस्तान के साथ। और वह जग पाएगा कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि हम भाषा का कैसा इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए जिसको मैं किताब लिखना कहता हूँ या किताब कहता हूँ, वह दरअसल भाषा के इस बुनियादी जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है, जिसमें वह भाषा में सटीक शब्द की खोज करना चाहती है और वह लफ्फाजी से आपको बचाना चाहती है। इसलिए वह भाषा का घटाटोप पैदा करके, शब्दों का घटाटोप पैदा करके वह आपको सम्मोहित नहीं करना चाहती। यह किताब का इंसानी जिंदगी को मानी देने या उसको जनतांत्रिक बनाए रखने में योगदान है। इसलिए किताब लिखना मुश्किल है। किताबें ढेर सारी हैं, बिकती हैं, लेकिन सबको सही मायने में किताब कहना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए जब लेखक कहा जाता है तो वह लेखक सिर्फ उपन्यासकार नहीं है, वह लेखक सिर्फ कवि नहीं है, वह लेखक सिर्फ निबंधकार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक भी लेखक है, एक इतिहासकार भी लेखक है। आप एक अच्छे वैज्ञानिक को जब देखेंगे, और मैं अक्सर जब प्रोफेसर यशपाल को सुनता था तो मुझे लगता था कि उनसे उम्दा ज़ुबान का इस्तेमाल करने वाला लेखकों में भी बहुत कम है। एक बार प्रोफेसर यशपाल से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार, मैंने उनको एक अत्यंत ही विनम्रता के क्षण में यह कहा कि चूँकि यशपाल स्पेस साइंटिस्ट थे, तो मैंने उनसे कहा कि प्रोफेसर यशपाल आखिर क्या हैं, हम सब लोग इतने नगण्य हैं। तो प्रोफेसर यशपाल ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा कि यस, द यूनिवर्स इज वास्ट एंड व्हाट आर वी आर बट ए पेक इन इट। और आखिर क्या जो वाक्य था वह था जो कह सकते हैं आपकी इस पूरे संवाद को एक साहित्यिक अंदाज देता है। उन्होंने कहा कि यस, द यूनिवर्स इज वास्ट एंड व्हाट आर वी बट ए पेक इन इट एंड येट वी आर। ये जो आखिरी वाक्य था, उन्होंने कहा और फिर भी हम हैं। तो तुम जो ये इतनी विनम्रता दिखला रहे हो, इतनी विनम्रता दिखलाने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी विनम्रता दिखाकर अपने दायित्व से भाग रहे हो। सो दिस येट वी आर। और इसीलिए कोई भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई भी बड़ा इतिहासकार हो, वह दरअसल लेखक है।
क्योंकि वह इस जिम्मेदारी को समझता है भाषा के प्रति। इसलिए उनमें से हर कोई एक प्रकार का शैलीकार है। और इसलिए किताब जब हम कहते हैं तो किताब को के दायरे को बढ़ा किया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि उसे अभिव्यक्ति से जोड़ा जाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि हम दरअसल अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। वह चाहे एक कृषि वैज्ञानिक की अभिव्यक्ति हो, या चाहे एक बायोलॉजिस्ट की हो, या एक बॉटनिस्ट की हो। मैं अक्सर अपने पिता को, जो बॉटनी के अध्यापक थे, मैं उनको माइक्रोस्कोप के नीचे किसी एक पत्ती को रखकर खुश होते हुए देखता था, जो उस पत्ती की रगों की पहचान करते थे और उसमें सौंदर्य देखते थे। हम सारे लोग जो बाहर टहनी पर लगे हुए फूल को देखकर उसका सौंदर्य देखते हैं, और एक बॉटनिस्ट जो माइक्रोस्कोप के नीचे, खुर्दबीन के नीचे पत्ती रखकर या एक पेटल रखकर और फिर उसको देखकर खुश होता है। उन दोनों की खुशी में एक रिश्ता है, और उस रिश्ते को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब हम किताबों की बात करते हैं, किताबों की दुनिया की बात करते हैं, किताबों की दुनिया के साथ अपने रिश्ते की बात करते हैं, तो दरअसल वे ये रिश्ते हैं जो जमहूरी रिश्ते होंगे, जो इंसानी रिश्ते होंगे, जो इंसाफ के रिश्ते होंगे। क्योंकि जब हम किताब की बात करते हैं, ज़ुबान की बात करते हैं, तो हम इस एहसास से वंचित अलग नहीं रह सकते। इस एहसास को लिए बिना हम किसी किताब को नहीं उठा सकते कि यह किताब 200 वर्ष पहले बहुत सारे लोग छू नहीं सकते थे। किताबों की दुनिया में एक बड़ी आबादी का कोई प्रवेश नहीं था। किताबों की दुनिया का मतलब शब्दों की दुनिया, तर्कों की दुनिया। इसका मतलब ये नहीं कि वे तर्क नहीं कर सकते थे। और यह बात मेरी समझ में तब आई थी जब बहुत छुटपन में, जब मेरा मुझ पर बस नहीं था, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। और उस वक्त मेरे गुरु ने, जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया, मेरे कान में मंत्र दिया, जो कि, और मंत्र देकर उन्होंने कहा कि इस मंत्र को दो के सामने नहीं पढ़ना है, स्त्री के सामने और शूद्र के सामने। ये 7-8 वर्ष का जब मैं रहा हूँगा। तो इसका मतलब शब्दों की दुनिया जो खुद इंसानों ने बनाई, उसमें एक लंबे वक्त तक इंसानों की एक बड़ी आबादी का प्रवेश नहीं था। तो किताब, जिसको हम संस्कृति की बुनियाद कहते हैं या संस्कृति की दीवार की ईंट कहते हैं, दरअसल हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों को अगर याद करें तो संस्कृति का वो महल जो खड़ा हुआ है, जो इतना भव्य दिखलाई पड़ता है, जिसकी सुंदरता पर हम मुग्ध होते हैं, उस संस्कृति के महल की नींव उन इंसानों की खून में डूबी हुई हैं जिनकी जुबान आपने काट ली। तो उन कटी हुई जुबानों से जो खून निकला है, उसकी नींव में इस संस्कृति का महल खड़ा हुआ है, उसकी नींव में उसका खून है। इस अन्याय के एहसास के साथ ही कोई नई किताब लिखी जा सकती है। अगर इस तारीखी नाइंसाफ़ी को हम नहीं जानते, अगर हमें याद नहीं रहती है कोई भी एक लफ्ज़ लिखने के पहले, तो हमारा दायित्व तो, जैसा मैंने कहा कि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसको अपनी मौत का पता है और मौत के आगे की ज़िंदगी का पता है जो उसके बिना होगी, और इसलिए उसको दुखी रहना लाजमी है। मनुष्य ही एक दूसरा प्राणी है जिसको अपने अतीत का भी पता है, और इसलिए वो दोहरे तरीके से जिम्मेदारी महसूस करता है। अपने अतीत के प्रति भी जिम्मेदारी महसूस करता है और भविष्य के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। इसलिए ठीक है कि उस नाइंसाफ़ी में उसका जाती तौर पर कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं जो आज इतना बोल रहा हूँ या जो इतना मुखर हूँ, क्या मैं इतना मुखर इसलिए हूँ कि बहुत सारे लोगों को मूक किया गया था, जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना अखबार निकालना शुरू किया तो उसका नाम मूक नायक था। तो जब तक इसका एहसास न हो कि किताबें
जो दरअसल मुखरता का एक रूप है। जब हम मुखर होते हैं तो किताब बनती है, लेकिन उसके पीछे कितना सन्नाटा है, कितनी खामोशी है, कितने लोगों को चुप कर दिया जाना है। कोई भी किताब इस एहसास के बिना, इस नाइंसाफ़ी के एहसास के बिना लिखी नहीं जा सकती, और जो सच्ची किताब है वो लिखी नहीं गई बिना इस नाइंसाफ़ी के इतिहास के। किताब के बारे में बात करते समय आप ये भी कह सकते हैं कि किताब दरअसल, जैसा मैंने कहा, अपनी शैली को प्राप्त करने, और इसलिए किताब का एक दूसरा अर्थ आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी। और हमको ये पता है कि किस निज़ाम में आप सही मायनों में किताब लिख सकते हैं और किस निज़ाम में आप सही मायनों में किताब नहीं लिख सकते। विक्टर सर्ज, जो कि एक क्रांतिकारी थे, समाजवादी, और जो स्टालिन के समय लंबे वक्त तक जेल में डाले गए, विक्टर सर्ज ने बाद में जब अपनी किताब लिखी तो उन्होंने लिखा कि यह बहुत विडंबना की बात थी कि जिस वक्त रविंद्रनाथ ठाकुर सोवियत यूनियन आए हुए थे और जिस जगह उनका सम्मान हो रहा था, ठीक उसके नीचे स्टालिन की खुफिया एजेंसी का जो यंत्रणा गृह था, उस यंत्रणा गृह में हम लोगों को यंत्रणा दी जा रही थी। ये बात मुझे याद रह गई। रविंद्रनाथ ठाकुर किताब, स्वर, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता के प्रहरी, और ये कितना विडंबनापूर्ण चित्र है कि उसका अभिनंदन किया जा रहा है और उसके ठीक नीचे सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी उन लोगों को यंत्रणा दे रही है जो किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे विक्टर सर्ज हों या बैबल हों या सोल्जनित्सिन हों या दूसरे लोग हों, तमाम। और वैसे ही एक दूसरी किताब मैंने पढ़ी, रीडिंग लोलिता इन तेहरान। तेहरान में लोलिता को पढ़ना, लोलिता यानी उपन्यास। और उस लेखिका ने लिखा है कि अयतुल्लाह ख़ुमैनी की क्रांति के बाद, इस्लामी क्रांति के बाद, ईरान के विश्वविद्यालयों में उपन्यास पढ़ना एक खुफिया गतिविधि हो गया। इसलिए उन्होंने दरअसल अपने साहित्य के छात्रों की भूमिगत कक्षाएं लेना शुरू किया, जिसमें वे आके उपन्यास पढ़ सकती थी। और ये पूरी किताब, ये उपन्यास नहीं है, नॉन फिक्शन है, इसे आप ज़रूर पढ़िए, रीडिंग लोलिता इन तेहरान। और क्यों लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उपन्यास पढ़ना चाहते हैं। तो रीडिंग लोलिता इन तेहरान एक तरह का रहस्य रोमांच भरा उपन्यास है, जिसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं क्योंकि वे उपन्यास पढ़ना चाहते हैं। तो असली लेखक या असली पाठक वह है जो अपनी जान को दांव पे लगा सके पढ़ने के लिए, ये जानते हुए कि वह गिरफ्तार हो जा सकता है एक किताब अगर उसके हाथ में हुई। अगर कोई किताब उसके यहाँ पकड़ी गई, किसी किताब को पढ़ते हुए देखा गया, या कोई किताब उसके नाम से शाया हुई। इसलिए किताबें ख़तरे का बायस भी हैं, हमें और आपको ख़तरे में डाल सकती हैं। लेकिन जो किताबों का आशिक होता है, जैसे आशिक होते हैं जो आशिकों से मिलने के लिए न जाने कितनी दुश्वारियां झेलते हैं और जान को भी ख़तरे में डाल देते हैं, वैसे किताबों से असली आशिकी वही है जिसमें आप उसके लिए अपनी जान को ख़तरे में डाल सकें। और एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि उस समाज में किताबों को लेकर जोखिम उठाने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। आज के भारतवर्ष या आज के हिंदुस्तान के संदर्भ में इस बात पर अलग से जोर डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपने यह खबर पढ़ी होगी कि बड़ौदा में सयाजीराव यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स फैकल्टी में
पर हमला हुआ, और हमला इसलिए हुआ कि कहा गया कि वहाँ के छात्रों ने इम्तहान में कुछ इस तरह की कलाकृति बनाई है जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई, और उसके बाद उस छात्र को निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से, और डीन पर, डेप्यूटी डीन पर और वहाँ के अध्यापकों पर जांच बिठा दी गई। यह आपने सुना होगा। यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से तकरीबन 10 साल पहले A.K. रामानुजन का निबंध 300 रामायण, 300 रामायणास, उसको निकाल दिया गया पाठ्य सूची से, क्योंकि उससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी। यह आपने सुना होगा। और यह तो आपके हरियाणा की ही बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले महेंद्रगढ़ में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ अंग्रेज़ी विभाग की एक अध्यापिका स्नेहसता को इसलिए प्रताड़ित किया गया कि उसने महाश्वेता देवी के कहानी द्रौपदी पर एक नाटक मंचित किया था। तो किताब सुरक्षित नहीं है। किताब लिखना बहुत रोमांटिक लगता है, किताब छपवाना बहुत रोमांटिक लगता है, उससे इनाम मिलते हैं, लेकिन अक्सर हाँ, जिसने किताब को नहीं लिखा उसने अगर किताब को पढ़ा तो भी उसे उसकी सज़ा मिलती है, जैसे स्नेहसता को मिली कि उसने महाश्वेता देवी, जिन्होंने बांग्ला में वो कहानी लिखी होगी, जिसको अंग्रेज़ी में स्नेहसता ने पढ़ा होगा, और जिस कहानी को उसने नाटक में बदला। तो किताब का मतलब इतनी तरह के सफ़र है। आप एक ज़ुबान से दूसरे ज़ुबान में जाते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं। एक जो कहानी का रूप है, यानी बांग्ला, अंग्रेज़ी और नाटक, तो आप 3 रूपों में यात्रा कर रहे हैं, और उसके बाद आपको सज़ा। ये किसको पता था कि 30 साल पहले या 40 साल पहले लिखी हुई महाश्वेता देवी की कहानी को एक 27-28 साल की अंग्रेज़ी की अध्यापिका हरियाणा की अचानक अपने लिए महत्वपूर्ण मानेगी, और उसके चलते उसे इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो किताबों का सफ़र कुछ इस किस्म का होता है, और उसके नतीजे उनको भोगने पड़ते हैं जिनका उस किताब को लिखने से कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन जिन्होंने उस किताब में कुछ मानी खोजने की कोशिश की। इसलिए किताबें अपनी एक पूरी ज़िंदगी, अपना एक वक्त गढ़ती हैं, और कोई समाज जिंदा तब तक रहता है जब तक वह किताबों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी गढ़ता है। एक अच्छा समाज वही है जो किताबों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को गढ़ सके। हमारी ज़िंदगी के उसूल क्या हैं? जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो क्या हम अपने जीवन के उसूल प्रेमचंद की किताबों से हासिल करते हैं, शेक्सपियर के नाटकों की त्रासदी से हासिल करते हैं, उनके नैतिक दुविधाओं से अपने बारे में फैसला करते हैं? क्या हम मंटो की कहानियों को पढ़ते हैं या कृष्णा सोपती की? क्या हम वाल्मीकि के रामायण पढ़ते हैं या कुछ और वहाँ से अपनी ज़िंदगी को गढ़ने की कोशिश करते हैं या नहीं? यह एक सवाल है। इसलिए जो समाज ऐसा समाज नहीं है कि वह अपनी ज़िंदगी की तुलना किताबों की ज़िंदगी से करने की ताकत रख सके, यानी वह यह देख सके कि क्या हम इन किताबों के लायक हैं। इसलिए जिन्हें बड़ी शख्सियतें कहा जाता है, और यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वो सारी शख्सियतें अपनी ज़िंदगी को एक किताब की तरह बनाने की कोशिश करती हैं। आप कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी तो साहब जैसे एक किताब है, जैसे गांधी का जीवन, जैसे मार्क्स का जीवन, जैसे सरोजिनी नायडू का जीवन, जैसे पंडिता रमाबाई का जीवन या सावित्रीबाई फुले का जीवन। ये सारी जिंदगियां अपने आप में एक किताब है।
एक स्तर पर डॉक्टर महावीर नरवाल का जीवन, और हमारे आपके बीच से ऐसे बहुत सारे लोग जिनके जीवन को आप ईर्ष्या से देखते हैं, क्योंकि वो जीवन किताबों में बदल जाते हैं। और हम बहुत सारे लोग चाहते रहते हैं, लेकिन हम किताब नहीं बन पाते। लेकिन किताबों में बदल जाना और बात है, और किताबी हो जाना और बात है। जो ताज़िंदगी किताबी रहता है वह खुद कभी किताब नहीं लिख सकता। अगर आपको किताब लिखना है तो किताब के बाहर जाना होगा, और यही एक चुनौती है कि हम किताबों की दुनिया में रहें और किताबों की दुनिया की रोशनी से बाहर की ज़िंदगी को देख सकें, और ख़ुद हमारी अपनी एक निगाह भी बन सके। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर महावीर नरवाल ये निगाह थी, और मैं ये मानता हूँ कि नताशा ने भले ही अपने पिता की निगाह की रोशनी में ज़िंदगी शुरू की, लेकिन नताशा की निगाह उसकी अपनी निगाह है, और हम सब की जद्दोजहद, हर किसी के पास उसकी अपनी निगाह के महफूज रखने की जद्दोजहद है। हम एक निगाह नहीं चाहते। जितनी किताबें हैं उतनी निगाहें हैं, और हमें ढेर और ढेर और ढेर सारी और नई 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 निगाहें चाहिए। बहुत शुक्रिया।